चलो, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग। चलो, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो कर लिया था याद है आप सबको? लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक पढ़ना स्टार्ट किया था। दो टेक्निक हम पढ़ चुके थे, आरओसीई और पे बैक पीरियड। किसी को कोई डाउट है उसमें? स्टडी टेक्स्ट और सब पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। स्टडी हब भी कर लिया? यस मैम। ओके। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसे मान लो कि एफएम है तो ये जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं ये तो है ही सही। ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर उसे एफएम नहीं बोला जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी है ना। एनपीवी क्या होता है, क्या कैसे होता है, हम बताते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि हमारी जो पिछली दो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी उसके डिसएडवांटेजेस थे कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया था। आरओसी किस पे निकाला जाता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट पे निकाला जाता है। और जो पे बैक पीरियड है वो कैश फ्लो के बेसिस पे निकाला जाता है, बट उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई भी कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं रखा जाता। नाउ व्हाट इज दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी? ये अपन बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। चलो बताओ, क्या लगता है आप लोगों को क्या होता है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी? आज के 100 रुपीज की वैल्यू कल उतनी नहीं रहेगी। आज जितना मैं 100 रुपीज में खरीद सकती हूँ कल उतना नहीं खरीद पाऊंगी इन्फ्लेशन रेट की वजह से। सिर्फ इन्फ्लेशन रेट ही होता है या और भी कुछ होता है? मैम और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि सोचो। देखो, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर हम किसकी बात करते हैं? हमेशा हम फाइनेंशियल मैनेजर हैं और हमें हमेशा हमारे बिजनेस में जो कंपनी है, जो हमारी कंपनी जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजर हैं, हमें उसकी बात करनी होती है हमेशा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या किसी के भी पास फालतू पैसा होता है क्या? नो मैम। हम चाहते हैं हमेशा कि हम हमारा जो पैसा है उसको इस तरह से खर्च करें कि या तो उससे हमें रिटर्न बहुत अच्छा मिले या फिर हमें उससे यूटिलिटी बहुत अच्छी मिले। मतलब हम 1 रुपया भी अगर खर्च करना चाहते हैं तो हम उससे पूरा सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ मनी और बी इट इन टर्म्स ऑफ जो हम इमोशनल जो हम बेनिफिट उठाते हैं, या फिर हम सेटिस्फेक्शन अगर उसको बोले तो उसमें हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन हमें उससे मिलना चाहिए। ठीक है, तो फालतू पैसा किसी के भी पास नहीं होता। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि आज, यानी कि आज हम बात करें अगर, तो आज सितंबर 2024 में जो वैल्यू $1000 की है, आज से 10 साल बाद अगर अपन बात करें, आज से 10 साल बाद अगर हम बात करें तो ये जो $1000 है इसकी वैल्यू सेम नहीं रहने वाली है। ये क्या हो जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आज जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो हम आज से 10 साल बाद की बात कर रहे हैं इसे बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो ये क्यों नहीं रहती है भाई? क्योंकि हमेशा यही देखा गया है कि जो मनी की वैल्यू है वो आने वाले फ्यूचर में घट ही जाती है। उसके 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन है इन्फ्लेशन, कि भाई ये जो मनी की वैल्यू है ये क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि हमेशा आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज होता है। यानी कि इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर। कि हम आज की तारीख में इन $1000 से जो खरीद सकते हैं, जो हम आज की तारीख में इन $1000 से जो खरीद सकते हैं, आने वाले 10 साल बाद इस 1000 से सेम अमाउंट, सेम वैल्यू हम नहीं खरीद पाएंगे। या फिर इसको मैं उल्टा समझाऊं कि जैसे आज हम मार्केट में अगर बात करें कि क्या कॉमन है, आप एक्चुअली आपके और मेरी जनरेशन में थोड़ा सा गैप आ गया है। नहीं तो जैसे अगर हम बात करें कि जब हम छोटे बच्चे थे तो उस समय क्या होता था कि हम लोग आइसक्रीम खाते थे, है ना? आप लोगों ने आइसक्रीम गोला खाया है? चुस्की बोलते हैं कई जगह, या फिर गोला होता है।
बर्फ की जो Yes, आइसक्रीम ma'am. होती है, ठीक है। तो जब हम लोग छोटे होते थे तो तब हमारी गलियों में जो आइसक्रीम का ठेला लगा करके जो अंकल जी आते थे वो हमें 1 रुपए की आइसक्रीम देते थे, ठीक है। आज वही अंकल जी अब जब वो चुस्की बेचने आते हैं तो वो 10 रुपए की वो आइसक्रीम देते हैं। तो आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले की अगर अपन बात करें तो 20 साल पहले 1 रुपए में जो चीज खरीद सकते थे वो आज हम 10 रुपए में खरीद पा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये परचेजिंग पावर चेंज हो गई ना। आज की तारीख में वो 1 रुपए आज के 10 रुपए के बराबर है ना। तो हमेशा यही होता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो फ्यूचर में घट जाती है, कि आज की तारीख में इस मनी में आप जो चीज खरीद सकते हो आने वाले 10 साल बाद आप वो चीज नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एक तो ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम आज जो पैसा लगाने वाले हैं, भाई जो कोई आपसे बोले कि आज मेरी कंपनी में पैसा लगा दो, मैं आपको आज के आज ही ये पैसा डबल करके दे दूंगा। और दूसरी कंपनी है जो आपको बोल रही है कि आज मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मैं आपको 10 साल बाद पैसा डबल करके दूंगी। आप खुद ही बताओ कौन से में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, बोलो। आज आपको किसी ने कहा 1000 रुपीज आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं कल 2 दिन में आपको वो पैसे डबल करके दे दूंगा, 2000 कल ही कल मैं आपको दे दूंगा। दूसरी कंपनी है जो आपको बोल रही है कि आप मेरे में आज 1000 रुपए लगाओ, मैं आपको 10 साल बाद 2000 रुपए दूंगी। आप खुद बताओ ना किस में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। जो 2 2 दिन दिन में में जो डबल डबल होगी। होगा। तो 2 दिन में देखिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई कल किसने देखा है, हमें तो आज चाहिए। अगर आप आज की तारीख में हमें डबल करके दे रहे हो तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमें ज्यादा रिटर्न दे रही है ना। ये हमें ज्यादा रिटर्न कैसे दे रही है, आप बोल सकते हो मैम वहां पे भी तो 2000 ही मिल रहे हैं ना, यहाँ पे भी 2000 ही मिल रहे हैं। बट आज के जो 2000 की वैल्यू है वो 10 साल बाद के 2000 की वैल्यू नहीं रहेगी मेरे पास। अगर मैं इस कंपनी ए में पैसा इन्वेस्ट करूंगी तो आज सितंबर में मैंने यहाँ पे 1000 लगाए, 1000 इन्वेस्ट किए, और अक्टूबर में ये मुझे 2000 दे देंगे, सेम ही ईयर में 2024 में, ठीक है। और जो कंपनी बी है इसमें मैं सितंबर 24 में 1000 लगा रही हूँ और ये सितंबर 34 में मुझे 2000 देंगे। तो मैं ऑब्वियसली बात है कंपनी ए में पैसा लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये मुझे अक्टूबर में ही 2000 दे देगी और ये मेरे पास 2000 में वापस से किसी दूसरी कंपनी में लगा के पैसा कमा सकती हूँ ना। ये 2000 से आने वाले 10 सालों में अगर हम इसी रेट से रिटर्न की बात करें तो आने वाले 10 सालों में तो मेरे पास ये 2000 के पता नहीं कितने हो जाएंगे, बोलो। Yes, ma'am. तो हमेशा जब कभी भी हम मनी इन्वॉल्व होता है ना तो उसमें हमेशा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, कि भाई आप आज जो पैसा लगा रहे हो ये अगर आप कहीं लगा दोगे तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे सपोज अगर आपसे बोला गया कि ये पैसा आप कंपनी बी में लगा दो, तो भाई कंपनी बी में अगर मैं लगा दूंगी तो ये यहाँ पे जो ये मेरा बेनिफिट फॉरगो हो रहा है, इसकी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ये मुझे फॉरगो करनी पड़ जाएगी और इससे तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है हमेशा मनी में, इसकी वजह से जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आता है। और तीसरा है रिस्क। भाई पैसे के साथ हमेशा रिस्क आता है, सुना होगा ना आप लोगों ने। और जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, ये भी सुना होगा आपने। Yes, ma'am. और पेबैक पीरियड में मैंने आपको ये समझाया था कि भाई पैसा अगर ज्यादा समय के लिए उलझा हुआ रहता है, ज्यादा समय के लिए इन्वॉल्व रहता है तो वहां पे रिस्क ज्यादा रहता है डूबने का। तो इसीलिए रिस्क ज्यादा होता है तो मेरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट समझ आया आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। Yes, Yes. ma'am. तो सिंपल ये है कि भाई आज की तारीख में जो अमाउंट मेरे पास है इसकी जो वैल्यू आज है वो 10 साल बाद उतनी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालते हैं अपन, है ना, मतलब अगर अपन बात करें अब से हम जो भी बातें करेंगे ये हम कैश फ्लो पे बातें करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एफएम में व्हाट इज रेलेवेंट, इट इज कैश फ्लो इज रेलेवेंट। कैश फ्लो क्या होता है, जो भी
बोलो कैश फ्लो क्या होता है? Inflow or outflow of cash. मतलब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करते, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट कंसिडर नहीं करते, जो भी नॉन कैश आइटम है हम उसे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो और एफएम में हमेशा हम करते हैं कंपाउंडिंग। चलो इसको मैं एक छोटा सा एक आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि कंपाउंडिंग कहाँ से आ गया। जैसे अभी अपन ने बात करी इंटरेस्ट की, है ना, कि जैसे सपोज आज मैंने इन्वेस्ट किए $1000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, निकालो। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100. 100। ईयर 2 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100। ऐसे ईयर 3 का 100, ठीक है। तो ये कौन सा इंटरेस्ट निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे, जो 100 निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें निकालना आता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब पैसे की बात इन्वॉल्व होती है तो ये जो इंटरेस्ट है ये हम कम सिंपल इंटरेस्ट से कभी भी नहीं कैलकुलेट करते, हम इसे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? हम सब ने पढ़ा हुआ है, आता है क्या किसी को इसका फॉर्मूला, क्या होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सिंपल लॉजिक अगर बताऊं तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे आज ईयर 0 बोलेंगे, आज की तारीख को, आज ईयर 0 पे हमने इन्वेस्ट किए $1000 एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो ईयर 1 पे मुझे इसका इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। और ईयर 2 पे कंपाउंडिंग के हिसाब से क्या होगा, मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल जो मैंने लगाया था उसके साथ में इंटरेस्ट, यानी कि 1000 प्लस 100, 1100 पे मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। तो एफएम में जब कभी भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं दैट इज ऑलवेज कंपाउंडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 300 का, बट यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो ईयर 3 पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 1000 प्लस 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, कितना हो गया ये 120, बोलो। Yes, ma'am. तो ये टोटल मुझे कितना मिल गया 330। तो ये कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट है उस पे और आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अब ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे, ये तो हमें पता चल गया कि भैया प्रेजेंट वैल्यू जो है आज की तारीख की जो प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस आएगा, बट ये निकालेंगे कैसे? तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसका तो यही फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग का कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू जो हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। p is the present value, f is the future value, r is rate of interest and n is time। जितने समय के लिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल रहे हैं वो ये दर्शाता है। जैसे अगर सेम एग्जांपल में अपन बात करें कि जस्ट
ये उल्टा लिख दिया मैंने। फ्यूचर वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो ऐसे निकलती है, जो कंपाउंडिंग का हमारा तो प्रेजेंट वैल्यू यही हो गई भाई, जो ऊपर मैंने आपको वो एग्जांपल दिया है कि भाई मैंने आज इन्वेस्ट किए हैं $1000 एट द रेट ऑफ 10%, तो 3 साल बाद ईयर 3 पे मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर हम इसे सेम, यानी कि मुझे 3 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r। अब r कैसे होता है, देखो 10% है, तो r को या तो हम ऐसे लिखें 10/100, या फिर हम इसे डायरेक्टली लिख दें 1000 इंटू 1 + 0.10। यस, लिख सकते हैं ये रेस टू द पावर n। n क्या है यहाँ पे मेरा 3 साल। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। 1000 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया 1.10 रेस टू द पावर 3। तो अब देखो कैलकुलेटर है आप सबके पास, Yes, यस ma'am. मैम। आता है आपको ये सॉल्व करना। Yes, ma'am. 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.10 करो, कोई एक जना करके बता दो, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। किसके पास है कैलकुलेटर? Yes, ma'am. एक बार वापस रिपीट कर दो। हाँ मैं विश, आपके पास कैलकुलेटर है? एक मिनट, आपका वो ऑन करो कैमरा, कैमरे में कैलकुलेटर दिखाओ। यहाँ पे आप टाइप करो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.10। 1100 आ गया। अब वापस मल्टीप्लाई करो 1.10 से। मतलब कंपाउंडिंग का मतलब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने 1000 पे पहले लगाया वो पहले हमने 1000 पे इंटरेस्ट लगाया, फिर क्या हुआ, ये 100 का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में जुड़ गया। 1100 पे फिर 10% लगाएंगे, फिर 1100 के बाद में जो इंटरेस्ट हमें मिल गया उसको जोड़ेंगे, फिर 10% लगाएंगे। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेटर पे इसको निकालना चाहें तो ये ऐसे निकालते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1, फिर वापस मल्टीप्लाई बाय 1.1। जितनी बार भी आपको करना है उतनी बार आपको 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। करके देखो सब, सबके पास है ना कैलकुलेटर? 1331 आ रहा है लास्ट में। और इसमें इसको अगर अपन एक्सेल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली एक्सेल पे ही करना है, तो मैं आपको एक्सेल पे इसका फॉर्मूला करके बता देती हूँ, डायरेक्ट निकल जाएगा। हम्म, स्क्रीन देखिए क्या, एक्सेल शो हुआ था क्या? नो मैम। अच्छा नहीं हुआ। No, ma'am. ओके, ये देखो अब दिख रही है एक्सेल। यस मैम। Yes, ma'am. तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या लगता है आपको भी, क्या लगाना है, इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1.10 ब्रैकेट क्लोज, फिर आपको दबाना है शिफ्ट के साथ में 6। आप अपने, अगर आपके पास अभी लैपटॉप है तो आप कीबोर्ड पे देखोगे ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं ना, 6 के ऊपर देखो ऐसे एक ये छोटा सा साइन बना हुआ होगा, दिख रहा है? Yes, ma'am. तो ये साइन होता है हमारा जो ऊपर हम लिखते हैं ना उसका यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो ये मेरी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 1331। आया? Yes, ma'am. तो ये कंपाउंडिंग हमें इस तरह से करनी है। अब देखो एक्सेल आपके पास है तो ये फॉर्मूला लगाना आपके लिए बहुत इजी हो गया, बट कई बार एक ये हो सकता है
एग्जाम में कि आपको ये फंक्शन यूज करने ना मिले, उन्होंने ये फंक्शन आपकी एक्सेल में डिसेबल कर रखा हो। तो इसीलिए अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है। और कैलकुलेटर यूज करके जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1, फिर वापस 1.1, फिर वापस 1.1, जितनी बार के लिए आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है उतनी बार तक हमें ये करना है। आया? यस यस मैम। मैम। निकालना आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे एफएम में ये चीज हमें काम आने वाली है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना और फ्यूचर वैल्यू निकालना। आया क्या ये समझ में? मतलब ये बोल रहे हैं कि ये आपने जो ये $1000 आज इन्वेस्ट करे हैं, 3 साल बाद इसकी वैल्यू अगर हम 10% के रिटर्न से कैलकुलेट करें तो 3 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो 1331 हो जाएगी। ठीक है? सब अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया है सबने? एक्सेल खोल सकते हो अभी? यस मैम। फटाफट से एक बार ये $1000 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 15% फॉर 5 years, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के बताओ। एक्सेल पे करना ताकि आपको करना आ जाए, एक बार ऑपरेट करना आ जाए। शुभ, फोन फोन में एक्सेल हो तो एक बार ट्राई कर लो ये फॉर्मूला। नहीं तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर पे करके देख लो एक बार अभी आप। या कोई बात नहीं, कैलकुलेटर पे करके देख लो, घर पे एक बार एक्सेल में ट्राई कर लेना। ओके मैम। हुआ बेटा? यस मैम। क्या आई फ्यूचर वैल्यू तो बता दो। 2000 2011.357 0.34 357। 357, ठीक है, 36 कर लेते हैं इसको। तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर पे करके देख लिया? यस मैम। यस कैलकुलेटर पे मैम। करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.15, इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक्सेल पे करेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है? फ्यूचर वैल्यू निकालनी आ गई। यस मैम। अब देखो, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो रेट है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो रेट हम जिससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेट क्या है? ये रेट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकती है, ये रेट आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है, या फिर इसको हम डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं कई बार। मतलब ये रेट क्या है? ये रेट वो है कि भाई जब कभी भी हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें किस बेसिस पे, हम क्या चाहते हैं, हम उसे किस बेसिस पे हम वो जो प्रोजेक्ट है इवैल्यूएट कर रहे हैं। कि भाई अगर हम चाहते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर हम उसे कंपेयर करें कि भाई मैं जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं, ये पैसा जहां से जिस भी सोर्सेस से मुझे मिला है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मुझे उसके मुकाबले
इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं। या फिर कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें पता होता है कि भाई मुझे मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, यार ये जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना है, इससे हमें 20% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो उसे हम फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। कुछ होता है डिस्काउंटिंग रेट, यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो मार्केट में चल रही है उसके हिसाब से हम उस रेट, हमें जो है हमारा प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करना है। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रेट यही रहेगी, बट रेट क्वेश्चन में कभी आप देखोगे डिस्काउंटिंग एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ होगा, डिस्काउंटिंग एट डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ होगा, या फिर डिस्काउंटिंग एट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा। तो ये रेट क्या है? ये रेट हमारी कुछ भी हो सकती है जिस बेसिस पे हमें उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है। आया क्या समझ में? यस मैम। अब ये तो हमने देख लिया कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट अपॉन एन। अगर अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मुझे फ्यूचर की वैल्यू दे रखी है, उसे मुझे आज की वैल्यू, आज की तारीख की वैल्यू पे लाना है, तो उसका फॉर्मूला कैसे निकल जाएगा? इससे ही निकल जाएगा। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू विल बी फ्यूचर वैल्यू, ये इधर चला जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन एन, यही फॉर्मूला बन जाएगा। ये कुछ भी नहीं यस किया, मैम। तो हम मैथ्स में हम पढ़कर आए हैं, सेम वही चीज करी है, ऐसा कुछ भी मैंने अलग से नहीं लिख दिया है, एलियन लैंग्वेज नहीं लिखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू अगर ऐसे निकलती है तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन एन, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे अपन? तो देखो, इसको निकालने का भी सेम अपन वही कर लेते हैं। जैसे अगर अपन सेम एग्जांपल लें, 1331 आई थी ना हमारी, जो फ्यूचर वैल्यू है, रेट थी हमारी 10% और पीरियड एन था हमारा 3। अब ये फॉर्मूले में लगाओ, ऐसे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 1331 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0 की पावर 3, ठीक है। अब इसे कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर उठाओ, निकाल लिया? उसमें टाइप करो यस मैम। 1331। 1000 आ रहा है मैम। कैसे निकाला? 1331 डिवाइड बाय 1.10, एक बार, दो बार, तीन बार, यस मैम। 1.33 बना रहा है, उसको डिवाइड कर दिया, 1000 आ गया। कितनी बार किया? 3 बार करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ थ्री बार। टाइम्स। वैल्यू मेरी 1000 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया, ये फ्यूचर वैल्यू को डायरेक्ट वो कर दिया। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को कॉमन निकाल लूं और मैं यहाँ पे लिखूं 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर n, बोलो कर सकते हैं ये? यस मैम। है ना? तो ये जो निकाला है ना, इसे बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। भाई अभी तो मैंने आपको क्या करा, ये जो 1331 है डायरेक्टली इसको हम 1000 पे ले आए, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है 3 साल के लिए, तो वो कैसे निकालोगे? ये ऐसे निकालोगे, 1.10, 1 डिवाइड बाय 1.10 करो, 1 यस मैम। 0.909। 0.909, फिर एक और बार दबाओ, इक्वल टू दबाओ एक बार और, 0.826। 2.826, एक और बार दबाओ, 0.751। 0.751। 0.751, ये क्या आ गए? ये हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया, ये ईयर 1 का आ गया, ये ईयर 2 का आ गया, ये ईयर 3 का आ गया। मैम इसका तो पूरा टेबल चार्ट दिया होगा ना? हाँ, उसमें दिया हुआ होगा, बट हमें उसमें ढूंढ के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और इसको हम एक्सेल से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक्सेल से? देखो एक्सेल से कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, इधर हम लिखेंगे हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और इधर लिख देंगे हमारी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1331। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकाला था मैंने, क्या बताया आपको? इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.10,
फिर दूसरी बार दबाने पे कितना आया था? 0.826 0.826 0.826। फिर तीसरी बार कितना आया था? 0.7। 0.751 500। तो 1331 1331। अच्छा, यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, 1331, तो ये तो मैंने क्या निकाल दिया, ये ईयर 1 की फ्यूचर वैल्यू, ये ईयर 2 की फ्यूचर वैल्यू, और ये ईयर 3 की फ्यूचर वैल्यू। मतलब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, ये मतलब इस एग्जाम्पल में अगर एक्सेल में अगर अपन बात करें, तो अगर हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऐसे लिखेंगे कि भाई ईयर 1 की फ्यूचर वैल्यू 1333 है, सॉरी 1331 है, ईयर 2 की भी फ्यूचर वैल्यू 1331 है, और इसकी भी फ्यूचर वैल्यू 1331 है, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू अलग आएगी ना। ये क्या हो गया, ये 3 कैश इनफ्लो हो गए अपने। समझ पा रहे हो क्या? यस मैम। जो Yes, एग्जाम्पल मैंने ma'am. दिया था उसमें तो सिर्फ 1000 इन्वेस्टेड थे और 3 साल बाद के 1331 निकल रहे थे, बट यहाँ पे जो ये मैंने अगर अलग अलग लिख दिया, तो इससे क्या हो गया, ईयर 1 पे भी मुझे 1331 मिल रहे हैं, ईयर 2 पे भी मुझे 1331 मिल रहे हैं, और ईयर 3 पे भी मुझे 1331 मिल रहे हैं। अब इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो ईयर 1 वाले 1331 की प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1331 मल्टीप्लाई बाय दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और इसको मैं अगर कॉपी कर दूं नीचे, तो देखो ईयर 1 वाला जो 1331 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1210 हो जाएगी, ईयर 2 वाला जो जो 1331 है उसकी आज की वैल्यू 1099 हो जाएगी, और ईयर 3 पे जो फ्यूचर जो 1331 है उसकी आज की वैल्यू 999 हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. एक्सेल में अगर आपको डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो उसका तो फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा, और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। ठीक है, यस मैम। चलो अब Yes. क्वेश्चन करते हैं अपन, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, है ना, मतलब ये हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दिया है। ठीक है, मतलब जब कभी भी हम फ्यूचर की वैल्यू को आज प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं तो उसे कहा जाता है कि वो जो फ्यूचर की वैल्यू उसे हम डिस्काउंट कर रहे हैं आज की वैल्यू पे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा दैट विल बी कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया समझ में, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस मैम। अब है जो हमारी टेक्निक, उसे बोला जाता है NPV, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मतलब हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के मेथड से हमें उसे इवैल्यूएट करना है। व्हाट इज दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलती है आपकी कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो। और ये जो कैश आउटफ्लो है और ये जो कैश इनफ्लो है, ये सब हम कब लेकर आ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ रहे हैं, और फिर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रोजेक्ट कैसे चूज किया जाएगा, डिसीजन रूल क्या रहेगा कि हमारी जो एनपीवी है वो अगर पॉजिटिव में आती है तो हमें वो प्रोजेक्ट चूज कर लेना चाहिए, यानी कि प्रोजेक्ट इज वाइबल। मतलब आज जो मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है और इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की वजह से मेरे को जो जो भी इनफ्लोज होंगे उसे हम आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे। तो आज का जो पैसा जा रहा है उसे आने वाले कैश इनफ्लोज की आज की वैल्यू से कंपेयर कर लिया जाएगा। तो जो पैसा मेरे पास से गया है उसमें से आने में अगर मुझे रिटर्न पॉजिटिव मिल रहा है तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है ना। मतलब जैसे सपोज मैंने आज 1 लाख रुपए या 1 लाख डॉलर मैंने आज इन्वेस्ट किए, इससे मुझे आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में 10-10 हजार का मुझे 10 साल तक के लिए रिटर्न होने वाला है, कैश इनफ्लो मेरा आने वाला है आने वाले 10 सालों तक 10-10 हजार के लिए। तो वैसे देखा जाए तो 1 लाख रुपया आ रहा है मेरा। ठीक है, बट ये जो 1 लाख रुपया है ये फ्यूचर में आ रहा है, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से निकालें अगर अपन, तो मेरी एनपीवी नेगेटिव आएगी। निकालो एक बार आप लोग, 10% की रेट से निकालो।
जैसे इसी में अपन एक बार कर लेते हैं इसको, 1 2 3, 10 साल बोला ना मैंने। फ्यूचर वैल्यू कितनी बताई है मैंने? 10,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बता दो तो मुझे। 0.683, 0.683, 0.621, 0.621, 621, 0.564, 564, फिर 513, 0.513, 5 13, 1 3, 0.467, 0.467, फिर पॉइंट 0.424, 424, 424, फिर 0.386, 386. 0.386। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10,000 की। इसका सम टोटल अगर अपन लगाएंगे तो ये कितना आ रहा है? 61,440, जबकि मेरे पास एक्चुअल कैश कितना आएगा? 1 लाख का। और आज का कैश आउटफ्लो कितना है मेरा? कैश आउटफ्लो एट टी ईयर 0 इज 1 लाख। तो भाई मैंने 1 लाख लगाया आज, जो आज की वैल्यू में मुझे 61,440 का रिटर्न देगा। तो क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए वायबल है? एनपीवी कैसे निकालेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी कैश आउटफ्लो, यानी कि ये कैश आउटफ्लो 1 लाख माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, सॉरी, कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। तो ये क्या आ रहा है? ये नेगेटिव में आ रहा है ना भाई। मैंने आज 1 लाख लगाए और ये आज की तारीख में मुझे 61,440 ही दे रहा है। तो क्या इस प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगाना चाहिए? no ma'am, No, ma'am. लगाना चाहिए। तो एनपीवी के बेसिस पर डिसीजन क्या होगा कि अगर एनपीवी मेरी पॉजिटिव आ जाती है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। डिसीजन क्या है? एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, और एनपीवी कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस मैम एक्सेल्स हो रहे हैं। 8। दिख रहा है? एनपीवी Yes ma'am, will be present value of cash inflow minus cash outflows। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन जो समझते हैं। Cash inflows, cash flows for the project have been estimated as follows। ईयर जीरो यानी कि आज जब हम पैसा लगा रहे हैं उसे ईयर जीरो बोला जाता है। इस पे माइनस में 25,000, तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा कैश आउटफ्लो, यानी कि बिजनेस के पास से ये $25,000 आज जा रहा है। और ईयर 1 पे $6,000 आएगा, तो ये क्या हो गया? कैश इनफ्लो। ठीक है, तो ये सारे कैश इनफ्लो दे रखे हैं और ये कैश आउटफ्लो दे रखा है 1 2 3 4 पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बता रखी है 6%। कन्वर्ट दीज कैश फ्लोज टू द प्रेजेंट वैल्यू एंड कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टू असेस वेदर इट शुड बी अंडरटेक। तो इसको मैं आपको अगेन एक्सेल पे करके बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे अपन ईयर, यहाँ पे लिखेंगे हम हमारे कैश फ्लोज, फिर इधर लिखेंगे हम हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 6%, है ना? Yes, Yes. ma'am. और फिर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है,
ईयर पहले तो 0, फिर 1, फिर 2, कितना दे रखा है? 4 साल 5 साल? 4 years. 4। Yeah. चलो, तो पहला तो क्या है, कैश आउटफ्लो है मेरे पास, तो ये मैं कैसे लिखूं, माइनस में 25,000, ठीक है। फिर इनफ्लो मेरा 6,000, देन 10,000. 10,000, फिर 8,000. 8,000, 7,000. 7,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बता दो। अब देखो, ईयर 0 पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका 1 ही रहेगा। फिर ईयर 1 पे आप करो 1 डिवाइड बाय 1.06, 0.943, 0.943। फिर एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो ईयर 2 का आ जाएगा 0.890, 0.890। फिर एक और बार इक्वल टू प्रेस 0.840. 0.840, 0.792, 0.792। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगा देना है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम सम लगा देंगे डायरेक्टली। तो सम डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, ऑल्ट के साथ में ऊपर जो कीबोर्ड में 1 2 3 4 5 6 है ना, उसी में प्लस का साइन होता है, ऑल्ट के साथ वो प्लस का साइन दबाओ तो डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लग जाता है। नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करो। यहाँ तक ये रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शिफ्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करना पड़ता है, फिर ब्रैकेट बंद, ये सम का फॉर्मूला लगता है। अरे ये कहाँ तक लगा दिया मैंने, आता है ना, ये तो सबने किया ही हुआ है आई गेस। Yes, ma'am. ma'am. मैंने आपको एक्सेल की क्लास में भी बताया था ये, है ना। एक्सेल की क्लास अटेंड की हुई है आप लोगों ने। Yes, ma'am. तो सम का फॉर्मूला आई गेस, आई एम अज्यूमिंग कि सबको ही आता है, किसी को नहीं आया तो मेरे से अलग से पूछ लेना। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गया, और ये एनपीवी अब हमें निकालनी है। तो एनपीवी कैसे निकलेंगी, मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट वैल्यू, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो एनपीवी क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1822। अच्छा, तो डायरेक्ट ही मैंने जो है एनपीवी निकाल दी है। कैसे निकाली है एनपीवी, ये हमने दोनों को, ये पूरे इसको माइनस कर दिया ना, कैश आउटफ्लो मेरा माइनस हो गया, और जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की वो डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ करके आ गई। अगर मैं अब इसको यहाँ पे ऐसे लिख कर बताऊं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कहाँ से कहाँ तक आएगी, यहाँ तक 26822। भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कौन कौन सी है, 5658, 1 से 4 तक को ऐड करना है. 8900 प्लस 6720 प्लस 5540। ठीक है, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो की वैल्यू वैसे ही मैंने डायरेक्टली माइनस में लिखी हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना था। नहीं तो मैं अलग से ये 25,000 लिख दूंगी, तो मेरी एनपीवी आ जाएगी 1822। अब ये एनपीवी क्योंकि मेरी क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है, मुझे ले लेना चाहिए, यस। Yes, 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 ma'am. ma'am. आया समझ में। Yes, ma'am. अब आप सब एक्सेल निकाल लो यार, अब अभी, ताकि एक बार अभी क्लास में कर लें अपन ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। या भी नहीं कर पाओगे तो घर से करना है। Yes, ma'am. ठीक है, एक, चलो ठीक है, फिर घर से कर लेना। तो इस तरह से हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप घर से क्या क्या करोगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, एक तो ये आप करोगे घर पे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, इसमें जो भी लिख रहा है वो सब मत करना, जो आपको आता है वैसे निकालना।
इसको रहने देना, ये मैं कल करा दूंगी। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 कर लेना, ये तो हो ही जाएगा। इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, इलस्ट्रेशन 1, ये तो सिंपल है इसे, ये तीनों कर लेना। अब क्या है, जो ये एनपीवी है, इसके कुछ सर्टेन अजम्पशंस, मतलब एनपीवी की जो टेक्निक है वो कुछ अजम्पशन के बेसिस पे चलती है। क्या अजम्पशन होते हैं वो अजम्पशन होते हैं कि भाई जो कैश फ्लोज है, मतलब ये जो एनपीवी की टेक्निक हम निकाल रहे हैं, ये एनपीवी जो हम निकाल रहे हैं वो हम ये 3 चीजें मानते हुए करते हैं। पहला कि तो जितने भी कैश फ्लोज हैं वो या तो ईयर के शुरुआत में आ रहे हैं या फिर ईयर के खत्म होने पर आ रहे हैं। ठीक है, तभी तो हम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 को पूरे साल भर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको एनपीवी यही मानते हुए निकालनी होती है। एनपीवी का जो फॉर्मूला बनाया हुआ है, एनपीवी की जो टेक्निक है वो यही मान के बनाई गई है कि ये जो कैश फ्लोज हैं वो या तो ईयर के शुरुआत में आकर हो रहे हैं या ईयर के एंड में आकर हो। पहली पहली जो है पहली अजम्पशन। दूसरा, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आज T0 आज की तारीख में हो रहा है, तो इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमेशा, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 रहता है। और तीसरा असम्पशन है कि जो अदर कैश फ्लोज हैं, स्टार्ट वो कहां से हो रहे हैं, बाकी कैश फ्लोज ईयर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम द 1 ईयर दैट इज T1। ठीक है, ये 3 असम्पशन आपको माननी है भाई। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई, आज हम जिस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं उसमें आज थोड़ी मैं पैसा लगा रही होंगी, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा लगाऊंगी, या 6 महीने बाद, या 1 साल बाद। ठीक है, और जो कैश इनफ्लोज होते हैं वो ऐसा थोड़ी होता है कि हर महीने की पहली तारीख को आ जाते हैं। कभी वो अप्रैल में आएगा, कभी अप्रैल की 15 तारीख को आएगा, कभी मई के एंड में आएगा। कैश इनफ्लो तो मेरा कभी भी हो सकता है, यस और नो। यस मैम। बट यस Yes, मैम। ma'am. की जो टेक्निक है वो ये 3 अजम्पशन को मान के ही चलती है। ठीक है, ओके। यस मैम। Yes, ma'am. एनपीवी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं भाई। एडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ले लिया, जो पिछले पूरे चैप्टर में हमने बोला कि अरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ले लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ले लो, ले लिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये इसके एडवांटेज है। दूसरा, इट इज अ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिटर्न, ये आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न बता रही है एनपीवी की टेक्निक। तीसरा तीसरा एडवांटेज ये है, इट इज बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज, जो हम एफएम में शुरू से बात कर रहे हैं। एफएम बोलता है मेरे कैश फ्लो से मुझे प्यार है, तो ये लो भैया, ले लिया इन्होंने कैश। ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। कंसिडर्स द होल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, सही बात है, पूरी प्रोजेक्ट की जितनी भी लाइफ है उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ता है, उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ता है, फिर हम जो है हमारे को जो आज कैश आउटफ्लो है उसे कंपेयर करते हैं और एनपीवी निकालते हैं। ठीक है, एंड शुड लीड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर। ये जो एनपीवी मेथड है ये हमेशा यही ध्यान रखता है कि जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उसकी वेल्थ हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए। ये सारे एनपीवी के एडवांटेजेस है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक जो होती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की वो एनपीवी ही मानी जाती है। हालांकि उसके भी कुछ सर्टेन असम्पशन है जो हमने ऊपर देख लिए। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू द मैनेजर्स, भाई बहुत मुश्किल है, मैनेजर्स को समझ ही नहीं आता प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एन्युटी फैक्टर कहाँ से निकाले, कैसे निकाले। मैथ्स जो अच्छे से नहीं पढ़ते ना शुरुआत में 7th 8th में, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट टू मैनेजर्स। इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता होगा तो कैसे कर पाओगे। एंड इट इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, रिलेटिवली बोला है, मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स है ही से क्योंकि हमें समझ आ गया, हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो इट इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये हो गई हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। बताओ किसी को डाउट है, आ गया समझ में। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप लोगों को अगर बोला जाएगा तो कर लोगे आप? यस मैम। यस मैम। आप उनको बोलोगे कि हम आराम से बता देंगे, आप हमें जो है कैश इनफ्लोज बता दो और रेट ऑफ रिटर्न बता दो, और तो फिर हम जो है इजीली निकाल देंगे। आपको हम बता देंगे कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, यस Yes, ma'am. उस्ताद बन गए हो आप।
ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर बन गए हो और फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो। बट क्या होता है ना, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये सब चीजें, मतलब जैसे अभी क्वेश्चन में तो हमें ये सब चीजें आसानी से दे दी गई है कि कैश इनफ्लो ये है, कैश आउटफ्लो ये है, रेट ऑफ रिटर्न ये है। बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो इनफ्लो भी आपको निकालना पड़ता है, आउटफ्लो भी आपको निकालना पड़ता है, रेट ऑफ रिटर्न भी आपको निकालनी पड़ती है। बट फिर उससे क्या होता है ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज जब हमें मिलती है, जब हमारा प्रैक्टिकल दिमाग लगाते हैं, तो फिर जब करते करते सारी चीजें हमें आ जाती है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी का हम कल करेंगे। कल संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली कल भी क्लास या तो सुबह ही होगी या फिर कल मे बी छुट्टी हो जाए। ठीक है, अभी शुरुआत में अपन थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि क्योंकि क्या है, देखो नया सब्जेक्ट है, एकदम से मैं बहुत ज्यादा बर्डन भी आपको नहीं देना चाहती। तो अभी तक हौले हौले चलेंगे, जैसे ही एक बार अपने को ये प्रेजेंट वैल्यू ये सब चीजें अपनी चुटकियों पे हो जाएगी तो फिर अपन इसमें फास्ट चलेंगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। मैम आज टैक्स की क्लास होगी? नहीं बेटा, कल मैंने क्लास में मना किया था ना, कल अच्छा तुमने क्लास अटेंड नहीं की थी, तो नहीं होगी बेटा, सैटरडे संडे टैक्स की क्लास ऑफ है। ओके श्योर मैम। ठीक है, हिया मेरे से रिकॉर्डिंग लेना बेटा कल की। यस मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। बाय।